Welcome student to my channel Learn हिंदी विथ वर्षा। तो छात्रों, आज हम 8वीं कक्षा का तीसरा पाठ बस की यात्रा ये पढ़ने जा रहे हैं। इसके रचनाकार है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश में जमानी नामक गांव में 22 अगस्त सन 1924 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। इसके पश्चात नागपुर विश्वविद्यालय से परसाई जी ने हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की तथा कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। उन्होंने प्राइवेट स्कूलों में भी नौकरी की। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण परसाई जी ने 1957 में अपनी नौकरी त्याग कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। प्रस्तुत पाठ में बस की यात्रा, इस पाठ में हरिशंकर परसाई जी यातायात की दुर्व्यवस्थाओं पर व्यंग किया है। तो पाठ पढ़ेंगे हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो लेखक बताते हैं कि हम 5 मित्रों ने ये तय किया था कि हमें 4 बजे की बस से जाना है, क्योंकि पन्ना से इसी कंपनी की जो बस है वो सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है और फिर उनको जबलपुर ट्रेन से मिला देती है। जब ये बस पहुंचती है तो वो जबलपुर ट्रेन जो उनको मतलब उनसे जाना है वो मिला देती है। तो ऐसे करते हुए वो सुबह तक घर पहुंच जाएंगे। तो सुबह घर पहुंचने पर क्या करना था? उनको काम पर हाजिर करना था, ड्यूटी के लिए जाना था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, वापस अपना रास्ता अपनाना ज़रूरी था। तो लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। शाम वाली बस मतलब जो शाम के समय, इवनिंग के समय ये बस जाती है, तो इससे सफ़र नहीं करते। तो उन्होंने क्या कहा कि रास्ते में डाकू तो नहीं मिलते अगर रात में ये बस चलेगी तो उन्होंने क्या कहा, नहीं, ये बस क्या है, डाकिन है। तो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, क्योंकि लेखक जो है वो कॉमेडी करते हैं, बहुत हंसी मजाक करते हैं। और उन्होंने उस टीका करते हुए कहा, टिप्पणी करते हुए कहा कि मेरी श्रद्धा उमड़ पड़ी, क्योंकि वो जो बस थी वो काफ़ी वयोवृद्ध मतलब जो ज़्यादा एज होता है और जैसे कि उसका बहुत बूढ़ा होता है, तो वैसे ही वो बस बहुत पुरानी थी, बहुत बूढ़ी थी, ऐसे बताया है। सदियों के अनुभव के निशान है, मतलब कितने सालों से वो चल रही है, तो उसे अनुभव के निशान मतलब वो कितनी पुरानी है, कहीं वो टूट फूट गई है। लोग इसीलिए उससे सफ़र नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बस पुरानी हो चुकी थी इसीलिए। और वृद्धावस्था में इसे कष्ट भी होगा, क्योंकि वृद्धावस्था में जैसे कोई बोझ व्यक्ति नहीं उठा सकता, वैसे इस बस को भी ज़्यादा बोझ उठाना नहीं चाहिए, ऐसे लेखक का कहना है। यह बस पूजा की योग्य थी और उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। पूजा के योग्य मतलब वो एक फिर से क्या कर रहे हैं, टीका कर रहे, टिप्पणी कर रहे हैं कि ये पूजा योग्य बस है, ऐसी पुरानी बस, उससे सवार नहीं होना चाहिए, कैसे हुआ जा सकता है। वो तो अपना बोझ खुद नहीं उठा सकती, तो यात्रियों का बोझ कैसे उठाएगी। तो ये सिर्फ पूजा करने लायक है, ऐसे लेखक का कहना है।
बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं उनसे, वो भी बस से जा रहे थे, तो लेखक ने उनसे पूछा कि यह बस चलती भी है, इतनी मतलब पुरानी ऐसी बस है तो वो चलती भी है, तो वो कह रहे हैं चलती क्यों नहीं, अभी चलेगी, हम देखेंगे। तो लेखक कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि वो कैसी चलेगी, मतलब वो चलने की स्थिति में नहीं है, ऐसे लेखक का कहना है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। और गजब, आश्चर्य हो गया कि ऐसी बस अपने आप चलेगी, मतलब उसे ड्राइवर की ज़रूरत तो नहीं है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। और वो क्या कह रहे हैं कि हम आगा पीछा मतलब पूछताछ करने लगे कि इस बस से जाना मतलब मुनासिब होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम समस्या आ सकती है। तो डॉक्टर मित्र थे उन्होंने क्या कहा, डरो मत, ये बस बहुत अनुभवी है, कितने सालों से चली आ रही है, नई नवेली बस। अगर नई बस में जाना तो हमें उसे अनुभव नहीं होता, मतलब फिर से वो मजाक कर रहे हैं। और इससे हम विश्वसनीय मतलब विश्वास रख सकते हैं। हमें क्या करेगी, बेटों की तरह, जैसे कोई माता अपने बेटों को गोद में लेती है, वैसे ही ये बस का क्या करेगी, हमें गोद में लेकर चलेगी। इसीलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है और ये बस चलने वाली है। तो इस प्रकार जो लेखक है वो बस के बारे में पूछताछ कर रहे हैं कि ये बस इतनी वयोवृद्ध है, इतनी पुरानी है, ये हमारा बोझ उठा पाएगी या नहीं पाएगी। फिर बस कंपनी के हिस्सेदार भी है, वो बता रहे हैं कि वो अच्छी चलेगी। फिर लेखक देखना चाहते हैं कि कैसे चलेगी। फिर उनके डॉक्टर उनका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये अवश्य चलेगी और हमें ऐसे अनुभवी लोगों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनुभवी लोग हमें कुछ ज्ञान भी देते हैं, कुछ मार्गदर्शन भी करते हैं, ये भी उन्होंने बताया है। क्यों न ये बस हमें अपने, जैसे कोई माता अपने बच्चों को गोद में लेती है, वैसे आराम से अपने गंतव्य तक पहुंचा पाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे कि जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहा है, आया है सो जाएगा। राजा, रंग, फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। देखो, फिर से उन्होंने कॉमेडी की है। जैसे वो जा रहे थे, लोग उनको छोड़ने आए थे, तो ऐसे छोड़ने आए जैसे उनको अंतिम विदा दे रहे थे कि अभी जैसे उनसे मुलाकात ही नहीं होगी और जैसे भेंट ही नहीं होगी। और वो मन ही मन में ऐसे जैसे बोल रहे हैं कि जो आया है, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु तो होनी ही है, मतलब आना जाना तो लगा ही रहा है। और चाहे वो राजा हो, रंक हो या फ़कीर हो, चाहे वो मतलब राजा हो, सामान्य व्यक्ति हो या फ़कीर, साधु संत हो, भिखारी हो, उससे तो एक न एक दिन इस संसार से विदा लेनी ही है, मृत्यु तो अटल है। तो जैसे वो लोग ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि वो भी डर रहे हैं कि इस बस से हम मतलब अच्छे प्रकार से, अच्छे तरीके से हमारे गंतव्य तक पहुंच पाएंगे या नहीं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है और इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, क्योंकि लेखक को यकीन नहीं था, उनको नहीं लग रहा था कि बस स्टार्ट होगी, लेकिन सचमुच स्टार्ट हो गई। इंजन जैसे स्टार्ट हुआ तो
ऐसे लग रहा था कि इंजन की जगह इंजन ही सारी बस में इंजन बिठा है, वो इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी। और जैसे लग रहा था कि हम इंजन के भीतर बैठे, बस में नहीं बैठे, इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। कांच बहुत कम थे, लेकिन जो कुछ बचे थे उससे हमें बचना था। मतलब टूटे हुए कांच थे, उससे बचना क्यों था? अगर हाथ लगा तो हमें वो कांच लग सकती थी। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए, मतलब कांच लगने की संभावना थी इसीलिए। और इंजन चलने लगा। फिर हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। मतलब जो इंजन की आवाज़ है वो इतनी तेज़ आ रही थी, लेखक को लग रहा था कि जैसे जो इंजन है वो कहाँ है, उनके सीट के नीचे है। इतनी तेज़ आवाज़, लेखक को इतना लग रहा था। कुछ कांच से डर लग रहा था कि कांच से कैसे बचा जाए। फिर इंजन की जो तेज़ आवाज़ है उस पर वो टिप्पणी कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो बस है वो स्टार्ट हो गई। आगे देखते हैं हम। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे हिस्से से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो बस सचमुच चल पड़ी। मतलब लेखक को विश्वास नहीं था, लेकिन जो बस है वो चल पड़ी, चलने लगी। और ये जो बस है, लेखक कहते हैं कि गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन छेड़ा था, जैसे कि असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने ये आंदोलन शुरुआत किया था कि जो अंग्रेज़ सरकार है उनके विरुद्ध कि कोई भी सरकारी नौकर उनके साथ सहयोग न दे। और सविनय अवज्ञा मतलब जो नम्रता से उस आज्ञा का पालन ना करे सरकार की, तो उस वक्त अवश्य जवान रही होगी वो उस आंदोलन में। मतलब उस ज़माने की ये बस है और उसे ट्रेनिंग ज़रूर मिली है। फिर से वो टिप्पणी कर रहे हैं कि असहयोग कैसे किया जाता है, ये ट्रेनिंग उस समय उनसे मिली है। क्योंकि असहकार कौन कर रहा था? क्योंकि हर हिस्सा दूसरे हिस्से से असहयोग कर रहा था। को पूरी सविनय अवज्ञा आंदोलन से गुजर रही थी। मतलब सीट का बॉडी से असहयोग और सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, ऐसे लग रहा था। तो 8-10 मील चलने पर उनको ऐसे एहसास हो रहा था कि ये बस चलेगी या नहीं। फिर लग रहा था कि सीट पर हम बैठे या सीट हम पर बैठी है। यकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे की मुंह में दूध की शीशी लगाती है। देखो, बस तो चलने लगी, लेकिन एक जो पार्ट्स है वो एक दूसरे से असहयोग मतलब नहीं जुड़ रहे थे, जैसे वो छोड़ रहे थे एक दूसरे को। यकायक बस रुक गई। कारण क्या हुआ था? क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, इसीलिए पेट्रोल नीचे मतलब उसका ये हो रहा था। लेकिन ड्राइवर भी बुद्धिमान था। उसने क्या किया? पेट्रोल बाल्टी में निकाला और उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। तो लेखक को क्या लगा कि जो कंपनी के जो हिस्सेदार है वो इंजन निकाल कर गोद में रखेंगे और जैसे कि नली से पेट्रोल पिलाएंगे। क्योंकि जैसे कोई माँ अपने बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, वैसे वो कार्य करेंगे। पहले ही ड्राइवर ने ऐसा क्रियाकलाप किया था कि अभी जो पेट्रोल है वो सीधा इंजन में जा रहा था। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था।
जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। तो बस की रफ्तार अब 10-15 मील हो गई थी। इतनी धीरे धीरे वो बस चल रही थी और लेखक का बिल्कुल भी किसी भी पार्ट्स पर भरोसा नहीं था, किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। और ऐसे लग रहा था कि कभी ब्रेक भी फेल हो सकता है, ब्रेक फेल नहीं हुआ तो स्टीयरिंग भी टूट सकती है। और अगर बाहर देखें तो प्रकृति के दृश्य जो है वो बहुत लुभावने सुंदर थे। लेकिन क्या था, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, पक्षी बैठे थे, लेकिन हर पेड़ दुश्मन लग रहा था। क्यों दुश्मन लग रहा था? क्योंकि जो भी पेड़ आता तो क्या लगता कि जो बस है वो अपना संतुलन खो बैठेगी, बैलेंस खो बैठेगी और वो पेड़ पर जाकर टकराएगी। और क्या लगता कि जो भी वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता, कि झील देखकर ऐसे सोचता कि वो इसमें गोता लगाएगी। गोता लगाना मतलब क्या, कि जैसे उसमें डुबकी लगाएगी, किसी झील में वो बस गिर जाएगी। लेखक को ऐसे झील भी सुंदर नहीं लग रही थी, पेड़ भी और उस पर बैठे पक्षी भी, क्योंकि उनको लग रहा था कि उससे भी टकराएंगे और झील में भी ये बस गिर सकती है। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। और एकाएक बस जो रुक गई तो फिर जो ड्राइवर है उसने बहुत तरकीबें, बहुत उपाय किए, लेकिन बस नहीं चल पड़ी। उसने सविनय अवज्ञा मतलब जो नम्र आज्ञा का पालन करना छोड़ दिया था। वो आंदोलन उसने शुरू किया था। और कंपनी के जो हिस्सेदार है वो क्या कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है, लेकिन क्या हो गया, क्या संयोग हो गया, इत्तेफाक हो गया कि ये अचानक रुक गई। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो हम इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। और संध्या मतलब शाम का समय था। क्षीण चांदनी मतलब जैसे जो चांदनी है वो एकदम धुंधली हो गई है। और ऐसे चांदनी में वृक्षों की छाया में जो बस है वो बहुत ही दयनीय मतलब एकदम व्याकुल अवस्था में लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई है। हमें ग्लानि मतलब चिंता हो रही थी कि बेचारी पर कितने लोग सवार होकर जा रहे हैं। इतनी वो पुरानी उसकी कंडीशन नहीं है, जैसे वृद्धा जो एक ये है बूढ़ी है उस पर कोई बोझ हमने ढो दिया है और वो वज़न उठाने के लायक नहीं, फिर भी उसे उठाना पड़ रहा है। अगर इसका प्राणांत हो गया, अगर वो उसका कुछ हो गया, जैसे बूढ़ी अगर औरत है उसका प्राणांत मतलब उसकी मृत्यु हो गई, तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान मतलब जंगल में उसकी अंत्येष्टि मतलब जो अंतिम विधि होती है, अंतिम संस्कार होते हैं, वो हमें करने पड़ेंगे। तो लेखक इतने सारे अलग अलग विचार उनके मन में आ रहे हैं कि जो उनका ये था कंपनी का हिस्सेदार, वो बस की तारीफ कर रहा था कि आज वो इत्तेफाक हो गया, संयोग हो गया कि बस बंद हो गई। लेकिन जो बस है वो बहुत ही दयनीय, जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठी हो, ऐसे लेखक को प्रतीत हो रही थी, ऐसे लेखक को लग रही थी। और लेखक को लग रहा था कि अभी वो बस नहीं चल पाएगी, क्योंकि अगर इतने लोग उसमें सवार हो गए तो उसका प्राणांत हो जाएगा और उसमें हमें क्या करने पड़ेंगे, उसके अंतिम संस्कार इस जंगल में करने पड़ेंगे। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। और हिस्सेदार साहब जो कंपनी के हिस्सेदार, उन्होंने क्या किया, इंजन खोला, कुछ सुधारा, लेकिन बस आगे चली, उसकी चाल और भी कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। और धीरे धीरे जैसे
वृद्धा, एक बूढ़ी है, वो उसकी आंखों से जैसे ज्योति मतलब उसके प्राण जा रहे हैं और चांदनी में मतलब उसे दिखाई नहीं दे रहा है और उसके जो आंखें हैं वो कमज़ोर हो रही है और चांदनी में रास्ता टटोल कर वो जा रही थी। मतलब उसके जो हेडलाइट है, उसके जो लाइट है वो भी अभी चले गए थे या कम हो गए थे, ऐसे लेखक का कहना है। वो टटोल कर जा रही थी, जैसे रेंग रही थी। अगर पीछे से कोई गाड़ी आती तो वो अपनी हार मान देती कि एक किनारे एक साइड में खड़ी हो जाती और जैसे क्या कहती कि दूसरी गाड़ी को, निकल जाओ बेटी, आपने तो वह उम्र ही नहीं रही। कि दूसरी गाड़ी को कहती, जो तुम तेज चल रही हो, अभी तुम्हारा समय है, मेरा तो समय नहीं रहा, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मैं बहुत पुरानी हो गई हूँ, मैं इस तेज़ गति से नहीं चल पाऊँगी। और जैसे अपने आप वो हाथ टेक कर, हार मान कर जैसे एक किनारे खड़ी हो जाती। जैसे लेखक को देखो कितना उनका ऑब्जर्वेशन है, कितना उनका ये है कि जैसे वो बस की पूरी जो इच्छा, जो भावना उनको जैसे समझ रहे हैं। ऐसे कि आज भी हमारे देश में ऐसे बसेस चलाई जाती है, आज भी कई प्रांतों में, कई जगह पर आज भी यातायात के जो साधन हैं वो भी अपूरे हैं, अधूरे हैं। इससे यात्रियों को भी बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती है। जो ड्राइवर है उनको भी बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती है, फिर भी वो इस कार्य से गुज़रते हैं, अपना कर्तव्य करते हैं। लेकिन लेखक जो है वो पूरा निरीक्षण करके उसकी आलोचना कर रहे हैं कि बस भी अभी चलना नहीं चाहती, बस की भी कोई एज नहीं रही है, कोई उम्र नहीं रही है, फिर भी वो चल रही है। तो इसी प्रकार जो बस है वो धीरे धीरे चलने लगी, उसका लाइट भी चला गया, फिर भी रास्ता टटोल कर वो चल रही थी। तो आगे देखेंगे हम आगे क्या होता है। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, और एक पुल के ऊपर पहुंच गए तो टायर फिस कर बैठ गया, मतलब वो पंक्चर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई, अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उस सर की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मारे जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। देखो क्या बताया है कि एक जब बस का टायर पंक्चर हो गया तो वो एकदम मतलब ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो क्या होता, उछलकर वो नाले में गिर सकती थी। और उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ जो लेखक है श्रद्धा भाव से नहीं देखा होगा, गुस्से में देखा होगा, लेकिन वो फिर से टीका कर रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि वो तो टायरों की हालत जानता है, फिर भी अपनी जान हथेली पर रखना, अर्थात एक मुहावरा है कि जान हथेली में रखना मतलब मरने के लिए हमेशा तैयार रहना। तो वो जान हथेली पर इस बस से सफ़र कर रहा है। उस सर की ऐसी भावना दुर्लभ होती है। सोचा, इस आदमी का साहस और बलिदान का सही उपयोग नहीं हो रहा है कि एक बस के टायर के लिए वो जान दे रहा है। उसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, क्योंकि वो जान देने के लिए तैयार ही है, उतावला है। क्यों एक बस के टायर के लिए मतलब वो जान दे। अगर कुछ हो जाता, बस तेज़ होती और इस नाले में गिर पड़ती तो सब उसमें मृत हो जाते और देवता भी बाहें पसारे। वो फिर से कॉमेडी कर रहे हैं और उसका इंतज़ार करते और क्या कहते, वह महान आदमी आ रहा है। कौन सा? जो कंपनी का हिस्सेदार है, जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए हैं। कि उसने टायर नहीं बदला, उसे पता था कि ये टायर पूरा घिस गया है, पुराना हो गया है, कभी भी वो पंक्चर हो सकता है। और ऐसे पुल पर अगर कुछ टायर पंक्चर हो जाता है तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो जो लोग हैं
अपना कर्तव्य तो करते हैं लेकिन कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं रहते। कैसे जागरूक नहीं रहते, वो अपने उस बात को अपने पर तो बीती है लेकिन दूसरे पर भी बीतती है। और मर गया पर टायर नहीं बदला। देवता भी क्या कहते हैं कि देखो मर गया, टायर के लिए उसने प्राण दे दिए लेकिन फिर भी टायर नहीं बदला। इसीलिए किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। फिर दूसरा किस्सा, टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। और उसने दूसरा टायर जब लगाया, पहला टायर तो पंक्चर हो गया, दूसरा टायर भी कैसे लगाया, जो घिसा हुआ था, वो भी नया नहीं था, वो भी चलने लायक नहीं था। लेकिन लेखक को जैसे पन्ना पहुंचना था तो पन्ना जाने की उन्होंने उम्मीद छोड़ दी। अभी वो नहीं, मतलब उनको लग रहा था कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, पन्ना क्या, कहीं भी नहीं पहुंचूंगा अगर ऐसी बस चलती रहेगी, ऐसे हालात हो गए तो। और उन्होंने पूरी आशा छोड़ दी थी। और क्या लगता था लेखक को कि पूरा जीवन, पूरी ज़िंदगी इस बस में गुजरनी है, बस कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगी और जहाँ हमें प्रयाण करना है वहाँ हम नहीं पहुँचेंगे। प्रयाण अर्थात प्रस्थान। हम कहाँ प्रस्थान करेंगे? मृत्युलोक। मरेंगे लेकिन कहीं नहीं जाएंगे, हमारे घर नहीं जाएंगे। और इस पृथ्वी पर हमारी कोई भी मंजिल नहीं है, कोई भी उद्देश्य नहीं है जहाँ हमें जाना है। और हमारी जो बेताबी थी जल्दी पहुंचने की, हमारा जो इंतज़ार था, हम जो टेंशन ले रहे थे, तनाव था, वो अभी ख़त्म हो गया। क्योंकि लेखक ने और उनके मित्रों ने ये स्वीकार कर लिया कि ऐसी बस है और इस बस से हम नहीं जल्दी पहुंच पाएंगे और ऐसे ही हमें चलना है। हम एकदम शांति से बैठ गए, जैसे घर पर कोई व्यक्ति बैठता है। और चिंता जाती रही, चिंता वो मिट गई और उनका हंसी मजाक शुरू हो गया, मतलब उन्होंने टेंशन नहीं लिया। इस प्रकार बस की यात्रा, ये पाठ हमने पढ़ा। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।